तो चलिए इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए अगला एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। और ये है आपका सिलेंडर। तो ये सिलेंडर है और यहाँ पे हो रहा है 0% रिफ्लेक्शन। तो आप निकालो कि तो 0% रिफ्लेक्शन होगा तो बताना है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय द बीम ऑफ लाइट ऑन सिलेंडर क्या होगा। 0% रिफ्लेक्शन आएगा, फिर 100% रिफ्लेक्शन आएगा। तो मैं 0% वाला कर देता हूँ, आप 100% वाला कर लोगे ना। आप 100 अभी ही करना है, तो आप 100 वाला करोगे या 0 वाला करोगे? सिर्फ 100 वाला कर देते हैं। 100 वाला कर दें? अच्छा चलो ठीक है, आप 0 वाला करो, मैं 100 वाला कर दूंगा। 0% रिफ्लेक्शन वाला कीजिए। जब कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो कितना फोर्स लगेगा? कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पे। तो आपको पता है कि कंप्लीट एब्जॉर्प्शन के केस में वी ओनली हैव टू टेक प्रोजेक्टेड एरिया। तो ये सिलेंडर रखा हुआ है सामने में, जैसे मान लो आपका वाटर बोतल रखा हुआ है, सामने से लाइट आ रहा है, तो लाइट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा वो क्या होगा? लाइट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो प्रोजेक्टेड एरिया होगा वो होगा ये रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल होगा। देखो ये सिलेंडर है, इसको आप क्या करो कि एग्जैक्टली बीच से सीसॉ लो। मान लो वुडन सिलेंडर है, सीसॉ लो, सीसॉ लो, और सीसॉ नहीं सॉरी सिर्फ 100 बोलते हैं ना उसको, 100 लो और सीधा एकदम इसको बीचे बीच काट दो, आधा आधा, 2 इक्वल हाफ्स में काट दो आप ऐसे। तो ये 2 इक्वल हाफ्स में कट गया। ये इधर हो गया आधा सिलेंडर और इधर हो गया पीछे आधा सिलेंडर। अब जो सामने वाला आधा सिलेंडर है उसी पे तो लाइट पड़ेगा, पीछे वाले पे तो पड़ेगा नहीं। और ये जो लाइट जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा यही रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। तो जो प्रोजेक्टेड एरिया है वो हो जाएगा ये रेक्टेंगल। ये चीज क्या दिख रहा है आपको? ये चीज क्या दिख रहा है? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे प्रोजेक्टेड एरिया ये हो जाएगा। प्रोजेक्टेड एरिया ये है आपका रेडियस r, ये भी है r, लेंथ l है और ये है लेंथ l। लेंथ l है, ये r है, ये r है। तो प्रोजेक्टेड एरिया जो है ये प्रोजेक्टेड, ये हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो ये हो जाएगा लेंथ हो गया l और ब्रेड्थ हो गया 2r। प्रोजेक्टेड एरिया हो गया l इंटू 2r। तो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा किधर? फोर्स लगेगा आपको प्रोजेक्टेड एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में।
तो ये फोर्स लगेगा आपका, आप जानते हो कि जब टोटल एब्जॉर्प्शन होता है तो जो फोर्स लगता है वो इंसिडेंट बीम के ही डायरेक्शन में लगता है, और ये फोर्स का वैल्यू कितना था, I/c इंटू प्रोजेक्टेड एरिया था ना, I/c इंटू प्रोजेक्टेड एरिया। तो ये हो गया आपका I/c इंटू प्रोजेक्टेड एरिया हो गया L इंटू 2R, L इंटू 2R। तो यही आंसर हो गया, है ना? क्लियर है? हाँ सर। बहुत बढ़िया। अब आप आ जाइए 100% रिफ्लेक्शन के केस में। जब ये परफेक्ट रिफ्लेक्टर हो, इसका सरफेस 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय द बीम ऑफ लाइट ऑन द सिलेंडर। तो हमने जो पढ़ा है उसी चीज का हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था प्लेन के लिए कि मान लो आपने ऐसा कोई प्लेन लिया, रिफ्लेक्टेड सरफेस में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमने कुछ ऐसा प्लेन लिया जो कि अरे यार, जो कि इंसिडेंट बीम जिधर से आ रहा है उससे इसका सरफेस एंगल बना रहा है थीटा। ये एंगल बन रहा है थीटा। इंसिडेंट बीम आ रहा है ऐसे, तो हमने उसके लिए देखा था कि भाई जो फोर्स लगता है 100% रिफ्लेक्शन के केस में, वो लगता है परपेंडिकुलर टू द एरिया, और इसके दो कंपोनेंट्स आते हैं। एक कंपोनेंट आता है इंसिडेंट बीम के डायरेक्शन में, जिसे हम लोग F पैरेलल से डिनोट कर रहे थे, और एक बीम का जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिसको हम लोग F परपेंडिकुलर से डिनोट कर रहे थे। F पैरेलल, F परपेंडिकुलर, ये देखा था हम लोगों ने। अच्छा, तो यहाँ पे जो सिलेंडर का सरफेस है, सिलेंडर का जो सरफेस है वो आप देखोगे तो अलग अलग एंगल बना रहा है इंसिडेंट बीम से। सिलेंडर का सरफेस अगर आप देखोगे, जैसे एक सोचो ना, वाटर बोतल होता है ना, थर्मस, बड़ा सा सिलेंडर वाला। अब सोचो सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है। अब हर जगह पे जो नॉर्मल जो सरफेस पे आप देखोगे तो सरफेस का डायरेक्शन तो टेंजेंशियल है, टेंजेंट। तो सब जगह पे टेंजेंट का डायरेक्शन है अलग अलग। इंसिडेंट बीम का डायरेक्शन है फिक्स्ड। तो जो एंगल बनेगा इंसिडेंट बीम और सरफेस के बीच में, हो तो एंगल चेंज हो रहा होगा, तो वो एंगल हो रहा होगा चेंज। तो थीटा जो है वो कांस्टेंट है नहीं यहाँ पे। अच्छा, तो थीटा कांस्टेंट नहीं है तो हमें तो थीटा बनाना पड़ेगा, तभी तो हम एलिमेंट्री एरिया लेंगे, तभी तो हम ये रिजल्ट लगा पाएंगे। तो थीटा हमें कांस्टेंट बनाना पड़ेगा कि भाई ये जो बीम आ रहा है उससे जो ऐसा एलिमेंट्री सरफेस लें कि उसके हर एक पॉइंट का जो, हर एक पार्ट पे जो एंगल है बिटवीन जो सरफेस है और इंसिडेंट बीम का जो डायरेक्शन है, दोनों के बीच में एंगल जो है वो कांस्टेंट हो। तो हमें कैसा एलिमेंट्री सरफेस लेना चाहिए बताइए?
कैसा एलिमेंट्री सरफेस हमें लेना चाहिए सच दैट थीटा कांस्टेंट हो। अब सोचो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। सोचा आपने? कैसा लेना चाहिए एलिमेंट्री एरिया, ये आपने सोचा क्या? बताइए। देखो यहाँ पे इंसिडेंट बीम का डायरेक्शन है इधर, इंसिडेंट बीम का डायरेक्शन इधर है। अच्छा, तो यहाँ पे जो सरफेस है उसका डायरेक्शन, उसका जो यहाँ पे जो सरफेस है, ठीक है, उसका अगर यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं तो इंसिडेंट बीम से 90 डिग्री एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल ही बना रहा है। अगर मैं यहां से कुछ एंगल ले लूं इधर, मान लो यहां से थीटा एंगल पे, ये थीटा एंगल पे डी थीटा थिकनेस का ले लेते हैं एलिमेंट, तो ये एलिमेंट होगा ऐसा, ये एलिमेंट ऐसा होगा। ये होगा ऐसा। ये आपका यहां से थीटा एंगल पे, ये रहा। थोड़ा थिकनेस ज्यादा हो गया ये, ठीक है, रहने दो, दिखना चाहिए। ये हो गया ऐसा। ये देखिए यहां से थीटा एंगल पे ये एलिमेंट लिया जो कि डी थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ पे ये एंगल हो गया डी थीटा। ये आपका एरिया हो गया, ये एरिया हो गया। ये रहा छोटा सा, थिकनेस नेग्लिजिबल है तो आपको बढ़िया से दिखे इसलिए हमने ऐसे बनाया। ये जो थिकनेस है ये कितना होगा, आर डी थीटा होगा। दिस थिकनेस विल बी आर डी थीटा, दिस थिकनेस इज आर डी थीटा। ये जो आपने सरफेस लिया यहाँ पे, थोड़ा ये ज्यादा मोटा हो गया क्या? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो सरफेस आपने यहाँ पे लिया, तो इसका इंसिडेंट बीम से कितना डायरेक्शन, कितना एंगल बन रहा होगा? इंसिडेंट बीम से कितना एंगल बन रहा होगा? तो देखो यहाँ पे जो आपका टेंजेंट है वो इंसिडेंट बीम से कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब इंसिडेंट बीम की डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रही है, इंसिडेंट बीम की डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रही है,
लेकिन जो सरफेस पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो उसका डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है लगातार। सरफेस पे जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसका डायरेक्शन तो लगातार चेंज होगा, चेंज चेंज चेंज। यहाँ पे अगर आप आओगे, इस पॉइंट पे अगर आ गए, तो यहाँ पे जो अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो इंसिडेंट बीम के पैरेलल ही हो जाएगा। यहाँ पे लिए थे तो टेंजेंट जो ड्रॉ कर रहे थे वो इंसिडेंट बीम के परपेंडिकुलर था, तो इधर 90 डिग्री एंगल बन रहा था, पूरा 90 डिग्री ऐसे घूमे, यहाँ पे आ गए तो सरफेस और टेंजेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री एंगल था और मैं थीटा से घूम गया, तो थीटा से घूम गया, तो अब यहाँ पे जो सरफेस बनेगा उसका कितना एंगल होगा इंसिडेंट बीम के साथ? ये जो सरफेस है ना, ऐसा ये जो सरफेस है, तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ये सरफेस ऐसा है, देखो इधर इधर ऐसे टेंजेंट ऐसे हुआ, तो ये वाला एंगल जो है ना, ये आप बोल लो अल्फा, ये एंगल मैं बोल देता हूँ अल्फा। ये बीम का डायरेक्शन है, ये बीम का डायरेक्शन है, और ये सरफेस पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया है ना आर डी थीटा वाला, तो ये वाला डायरेक्शन है, ये एंगल को आप बोल लो अल्फा। कुछ समझ में आ रहा है? फील आ रहा है थोड़ा? बोलिए। हाँ सर। तो इधर जो फोर्स लगेगा ना, इधर जो फोर्स लगेगा ना लाइट की वजह से, इधर जो लाइट की वजह से फोर्स लगेगा वो लगता है 100% रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, यू नो कि ये लगता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो हाँ, तो ये किधर लगता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है 100% रिफ्लेक्टिंग के केस में, सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, मतलब ये फोर्स लगेगा ऐसे, ऐसे लगेगा। अब ये सरफेस है टेंजेंट के लॉन्ग सरफेस है टेंजेंट के लॉन्ग, इस पे परपेंडिकुलर क्या होगा? रेडियस। तो रेडियस, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसे रेडियस के लॉन्ग लगेगा। अब ये फोर्स के दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा अलोंग द बीम, जिसे हम लोग एफ पैरेलल नाम देते हैं, और दूसरा कंपोनेंट जो आएगा वो इधर आएगा ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऐसे, है ना। तो ये फोर्स जो है वो ऐसे आएगा, इधर फोर्स ऐसे आएगा, देखो ऐसे, ये फोर्स का डायरेक्शन इधर लगेगा इस पे, इसका दो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसे हम लोग डिनोट करेंगे एफ पैरेलल से इंसिडेंट बीम के डायरेक्शन में, और दूसरा कंपोनेंट जो है ये आपका ऐसे आएगा जिसे हम लोग डिनोट करेंगे एफ परपेंडिकुलर से। अच्छा, ये तो हुआ एक चीज। अब एक बात बताना जरा कि मैं इतना ही एंगल थीटा पे इधर भी तो एक एलिमेंट ले सकता हूं ना, जो कि सेंटर पे डी थीटा एंगल बना रहा होगा, जिसका इधर इसका भी थिकनेस आर डी थीटा होता होगा। ये भी पीछे के साइड में ऐसा एक लंबा सा स्ट्रिप होता होगा पीछे के साइड में, ऐसा ही स्ट्रिप पीछे भी तो बन रहा होगा। इसके दोनों साइड में तो हम आइडेंटिकल एलिमेंट ऐसा मान सकते हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल पे इधर भी और थीटा एंगल पे इधर भी, ये मान सकते हैं ना हम लोग? बोलिए। हाँ सर। बिल्कुल। तो अगर मैं ऐसा ही स्ट्रिप एक काम करता हूं, बना ही देता हूं, देखते हैं बना के पीछे के साइड में वो स्ट्रिप बनता है कि नहीं, और देखें जरा ट्राई करके। पीछे के साइड में अगर हम देखें, यहां से ये हॉरिजेंटल से ये थीटा एंगल पे, को ये थीटा एंगल पे जो डी थीटा एंगल सबटेंड कर रहा होगा,
तो ये आर डी थीटा थिकनेस का हो गया स्ट्रिप। पीछे के साइड में हो रहा होगा ये चीज, पीछे के साइड में। पीछे के साइड में मतलब क्या हुआ कि पीछे के साइड का मतलब ऐसा, यहां देखो इधर थीटा एंगल पे ये डी थीटा थिकनेस का, ये आपका स्ट्रिप यहां से लेके यहां तक, और ये वाला स्ट्रिप ये यहां से लेके यहां तक। थोड़ा सा आप इसको ऐसे शिफ्ट कर दो, ये ऐसे कर दिया शिफ्ट, इसको मिटा दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो। ये ऐसा स्ट्रिप देखो, ये ऐसा ही स्ट्रिप हमने बनाया है पीछे के साइड में। ये अपने फ्रंट साइड पे नहीं है, हमारी तरफ नहीं है, वो पीछे दूसरे वाले साइड पे है। आ रही है बात समझ में? हाँ सर। इधर है ये, इधर थीटा एंगल आपका इधर में है, ये डी थीटा थिकनेस का, इधर थीटा एंगल पीछे में है, ये पीछे में है, ये आइडेंटिकल वैसा ही। तो देखो जैसे आप यहां से इधर मुड़े डी थीटा से, सॉरी थीटा से, वैसे ही इधर भी आप थीटा से मुड़े हो। यहां के लिए अगर आप देखोगे, इसके लिए अगर आप देखोगे तो इसके लिए ये सरफेस ऐसा है, और जो इंसिडेंट बीम वाली डायरेक्शन है वो ऐसा है। तो इससे भी अगर आपने फ्रंट वाले साइड में ये माना है, फ्रंट वाले साइड में ये माना है कि जो सरफेस है ना, ये सरफेस अपना ये हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है, तो बैक वाले साइड के लिए भी यही मानना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल से ये अल्फा एंगल बना रहा होगा। ये सरफेस जो है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा होगा? अल्फा। अच्छा, इंसिडेंट बीम की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा, इंसिडेंट बीम की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा ऐसे, वो इधर लग जाएगा परपेंडिकुलर टू सरफेस। सरफेस जो है वो टेंजेंट है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ऐसा रेडियस हो गया, तो ये फोर्स ऐसा हो जाएगा इधर। और इस फोर्स के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट हो गया ये पैरेलल वाला, पैरेलल टू द इंसिडेंट बीम, और दूसरा हो गया ये परपेंडिकुलर वाला। अच्छा, अगर आप देखो तो क्या हो रहा है कि ये दो पेयर हमने पकड़ा, एक फ्रंट साइड में और एक ऐसा आइडेंटिकल पेयर बैक साइड में, और इन दोनों पे फोर्स कैलकुलेट किया, तो देखो इनके जो पैरेलल वाले कंपोनेंट्स हैं ना वो ऐड हो रहे हैं। अच्छा, मैं इसको एफ नहीं डीएफ नाम देता हूं, और ये सब डीएफ पैरेलल डीएफ परपेंडिकुलर हुआ, डीएफ पैरेलल डीएफ परपेंडिकुलर, इधर भी डीएफ, इधर भी डीएफ पैरेलल, और ये डीएफ परपेंडिकुलर। तो देखो इनका क्या हो रहा है कि जो जो कंपोनेंट है पैरेलल टू द इंसिडेंट बीम वो ऐड हो रहा है, और जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू द बीम ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। बोलिए, ये बात आ रही है समझ में? यस सर। तो इसलिए अब यहाँ पे क्या होगा, हमने तो दो पेयर पकड़ा, एक थीटा एंगल पे इधर, थीटा एंगल पे इधर, वैसे ही बहुत सारे पेयर्स बनेंगे, है ना, दोनों साइड में, एक इधर वाले एक क्वार्टर में और इसका आइडेंटिकल पेयर इधर वाला एक क्वार्टर में होगा। उन सब का क्या होगा कि डीएफ परपेंडिकुलर कैंसिल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो डीएफ परपेंडिकुलर कैंसिल हो रहा है, वैसे ही उनका जो डीएफ परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा कैंसिल। तो समेशन ऑफ डीएफ परपेंडिकुलर हो जाएगा 0।
समेशन ऑफ डीएफ परपेंडिकुलर हो जाएगा 0। अपने को जो बचेगा ना, जो नेट फोर्स लगेगा ना, वो लगेगा सारे डीएफ पैरेलल को जोड़ना होगा, वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ पैरेलल। अच्छा, अब डीएफ पैरेलल क्या है, ये हमने तो पहले निकाल रखा है, पहले से ही हमने निकाल रखा है। एक फॉर्मूला आया था जो आपको बोला था सबसे स्टार्टिंग में ही कि लिख लीजिए, बार बार इसका यूज आने वाला है। और ये फॉर्मूला था ये वाला, ये रिफ्लेक्शन वाला ये फॉर्मूला था एफ पैरेलल एफ परपेंडिकुलर का। यही हम लोग सब जगह रिफ्लेक्शन में यूज कर रहे हैं, तो यही हम लोग रिफ्लेक्शन में सब जगह यूज कर रहे हैं। अच्छा भाई, तो अपना ये जो फॉर्मूला था, इसकी मैं अगर बात करूं तो जरा देखो क्या था फॉर्मूला। फॉर्मूला ये था फॉर्मूला। अब अगर मैं इसको लगाता हूं तो एफ नेट जो है वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2, ये यही है ना एफ पैरेलल, यही है, लगा दो आप ये फॉर्मूला, ये हो जाएगा 2i dA साइन क्यू अल्फा बाई सी। अच्छा, और अल्फा जरा देखें भाई, अल्फा क्या है यहाँ पे, तो अल्फा क्या है, अल्फा है ये वाली एंगल, देखो ये वाली एंगल है अल्फा। अच्छा, तो ये एंगल अल्फा है, और देखो थीटा क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है ये वाला एंगल, तो ये थीटा तो ये थीटा। अब ये रेडियस पे टेंजेंट परपेंडिकुलर, थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा π/2। ये समझ रहे हो, ये समझ रहे हो आप? यस सर। तो अल्फा हो जाएगा π/2 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो गया ये अल्फा। आपको ये दिखे इसके लिए मैं क्या करता हूं कि एक ऐसे डायग्राम बना देता हूं यहाँ पे सेपरेट, ऐसा, ये रेडियस, ये यहाँ पे टेंजेंट, ये देखो ये एंगल था थीटा, ये लाइन है, ये एंगल थीटा है, यही मैंने बनाया है यहाँ पे, और ये रेडियस है, और सरफेस ये हो गया टेंजेंट। तो सरफेस ये है, ये जो सरफेस है ना ये वाला है डीए। तो ये वाली जो एंगल होगी ये भी होगा थीटा, और मैंने इसको नाम दिया था अल्फा, इसको अल्फा नाम दिया था, तो अल्फा प्लस थीटा हो गया π/2। तो अल्फा जो है वो है π/2 माइनस थीटा। ये हम लोग नीचे बैठा देंगे अल्फा के जगह पे, तो एफ नेट जो होगा ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2i बाई सी डीए के जगह पे। अब जरा देखो ये डीए का क्या होगा भाई, एरिया, तो ये थिकनेस है आर डी थीटा, और ये वाली लेंथ है आर, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ एल इंटू आर डी थीटा, ये हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ आर डी थीटा। अच्छा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ आर डी थीटा, और ये हो गया साइन क्यू, अल्फा के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, π/2 माइनस थीटा। बोलिए ठीक है? यस। तो आप भी बोल रहे होंगे कि सर को क्या हो गया है, ये पूरा पुराने फॉर्म में आ गए, फेज 1 में जो होता था।
है ना। तो वो बीच में तो बच्चे ही पढ़ाने नहीं देते हैं ना ढंग से, है ना। थोड़ा सा कुछ पढ़ाओ तो फिर समझ में नहीं आ रहा है सर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो बच्चे ही नहीं है तो मैं अब आजाद हो गया हूँ, है ना, पढ़ा सकता हूँ बिल्कुल। तो देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे आपको अगर इंटीग्रेट करना होगा, तो थीटा का क्या लिमिट लोगे आप बताओ। थीटा का आप क्या लिमिट लेंगे। एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया के लिए हमने ये लिख दिया एफ पैरेलल। और ये अपने को जो निकालना है ना 4 सिलेंडर पे, तो लाइट जो इंसिडेंट होगा वो तो सिर्फ इधर वाला हाफ पे ही होगा, लेफ्ट वाले हाफ पे ही तो सिर्फ लाइट इंसिडेंट होगा, सिर्फ लेफ्ट वाले हाफ पे ही लाइट इंसिडेंट होगा। तो आपको जो थीटा में वेरिएशन करना होगा वो सिर्फ लेफ्ट वाले हाफ के लिए ही करना होगा, लेफ्ट वाले हाफ के लिए ही करना होगा। तो आप थीटा मेजर कर रहे हो यहाँ से मेजर कर रहे हो थीटा, तो ये हो गया थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। आप इस हाफ पे जाओगे, थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, π/2। और अगर आप इस हाफ पे इधर आओगे तो थीटा नेगेटिव हो गया, यहाँ पे हो गया थीटा -π/2। सो थीटा विल वेरी फ्रॉम -π/2 टू +π/2। थीटा का लिमिट हो जाएगा, ये समझ में आया थीटा का लिमिट, हाँ सर समझ। -π/2 टू +π/2। तो ये जो है, अब इसको हम लोग जरा इंटीग्रेट कर लें, तो 2i/c कांस्टेंट टर्म्स को निकाल लेंगे बाहर, एल भी हो गया बाहर, आर भी हो गया बाहर, अंदर में बच गया सिर्फ साइन 90 माइनस थीटा हो गया कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस क्यू थीटा इंटू डी थीटा, कॉस क्यू थीटा इंटू डी थीटा हो गया बस। और थीटा की लिमिट हो गई -π/2 टू +π/2। तो अब कॉस क्यू थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस क्यू थीटा को फॉर्मूला जो होता है उसमें भी बैठा के कर सकते हैं, और नहीं तो ये वाला इंटीग्रेशन में कर ले रहा हूँ राइट हैंड साइड में अलग से, इंटीग्रल ऑफ कॉस क्यू थीटा। कॉस क्यू थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। और ये हो गया -π/2 टू +π/2। अभी आप साइन थीटा को रख लो z, तो ये हो गया इंटीग्रल 1 माइनस जेड स्क्वायर डी जेड, और z की वैल्यू हो जाएगी साइन 90 माइनस हाफ टू z का वैल्यू साइन 90 प्लस हाफ, हाँ साइन 90 हाफ, हाँ साइन 91, तो -1 टू +1। तो ये हो गया आपका z माइनस ZQ/3, तो ये हो गया -1 से 1, तो ये हो गया 1 माइनस क्या हो गया -1/3, और माइनस एक सेकंड, इधर तो +1 है ना, 1 माइनस 1/3 माइनस 1 माइनस -1/3, तो ये 1 ये कट गया और ये ऐड हो गया, तो माइनस ऑफ माइनस हो गया प्लस। dz तो माइनस cos थीटा होगा ना। हाँ dz तो होगा माइनस cos थीटा डी थीटा। हाँ 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 ठीक बोल रहे हो आप। तो इधर आ जाएगा एक माइनस, और इसीलिए ये माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस। तो ये 2/3 आ रहा है क्या, 2/3 आ गया ये, तो ये 2/3 ही आता है, तो ये हो जाएगा 2i/c LR, और इनटू इधर हो गया 2/3, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4ILR/3C।
4ILR/3C। ये कुछ एक टर्म छूट गया कहीं पे, 4 नहीं, ये 8 आना चाहिए कहीं पे, तो एक कुछ टर्म छूट रहा है। और ये क्या है आपका? कहीं 2 छूट रहा है अपना। जरा देखें अल्फा का वैल्यू 90 माइनस थीटा, ये हो गया L इंटू आर डी थीटा डी एफ पैरेलल, क्या ये 2I/DA/C और cos क्यू थीटा, 2I/C हो गया, DA कितना हो गया? DA हो गया L इंटू आर डी थीटा, ठीक है। और ओके, हाँ, ये -π/2 से +π/2 है ना। ये इंटीग्रेशन में ही कुछ गलती हुआ है क्या? इंटीग्रेशन में ही लगता है कुछ गलती हुआ है। ये आपका ये cos क्यू थीटा को क्या लिख लिया हमने? ये हमने लिख लिया इसको cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा। ये हो गया साइन थीटा को z मान लिया, माइनस डी जेड 1 माइनस जेड स्क्वायर, z माइनस जेड की बाई 3 -1 से 1। तो ये हो गया, ये यहीं पे कुछ गलती हुआ है शायद। इसको अगर कर लें माइनस, ये माइनस को अंदर ही ले लेते हैं, तो पहले -1 का ये कर लेते हैं, ये हो जाएगा -1 और माइनस ऑफ -1/3 और -1 का कर लें तो 1 -1/3। क्या हो जाएगा? -1 प्लस ऑफ 1/3, तो -1 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा? -2/3 और माइनस ऑफ 3 - 1 2/3। ये 4/3 आना चाहिए, ये वाला इंटीग्रेशन जो है ना, ये आना चाहिए 4/3। तो ये आपका ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। -1 से किया तो माइनस ऑफ -1। नेगेटिव क्यों आ जा रहा है अपना? -4/3 क्यों आ रहा है? ये +4/3 आना चाहिए था। माइनस क्यों होगा उसने? माइनस क्यों होगा? ये तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये cos थीटा डी थीटा ही तो होगा, ठीक है। तो ये इसीलिए तो 1 माइनस आप इंटीग्रेशन समझ लिए, तो ये आपका हो गया 2/3 और माइनस ऑफ -2/3, 4/3 है ये इंटीग्रेशन ने इतना टाइम ले लिया अपना, ये 4/3 होगा ये इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे ये 4/3 होगा, ये देखो 4/3 और ये हो जाएगा 8ILR/3C। तो 100% रिफ्लेक्शन के केस में जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है
वो किधर लगेगा? ये भी आपका इसी डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, इंसिडेंट बीम के डायरेक्शन में ही ये फोर्स लग रहा है। और ये फोर्स कितना आ रहा है? ये आ रहा है 8/3 ILR/C ILR/C। ठीक है, इसमें कितना आ रहा था? 100% एब्जॉर्प्शन में कितना आ रहा था? ये आ रहा था I/C L into 2R, I/C L into 2R आ रहा था। 2R इधर ले लेंगे तो इधर 4/3 हो जाएगा। ये आया समझ में? ये अपना फाइनल आंसर है। 100% रिफ्लेक्शन के केस में ये अपना फाइनल आंसर है। समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, अभी ओके, अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पे बोले ईटा% रिफ्लेक्शन, ईटा% रिफ्लेक्शन अगर बोले तो इसका भी कर लेते हैं एक। फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द बीम ऑफ लाइट ऑन सिलेंडर, और यहाँ पे हम लोग लेंगे ईटा% रिफ्लेक्शन। इसको आप कर लो ईटा% रिफ्लेक्शन। तो फाइंड फोर्स एक्सर्टेड बाय द बीम ऑफ लाइट ऑन सिलेंडर। ठीक है, तो ईटा% रिफ्लेक्शन है, इसको हम लोग यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे हम लोग, जो पहले हमने रिजल्ट देखा है उसी का यूज करेंगे। तो उसी का अगर यूज करेंगे तो देखो, दोनों केस में हमने जो देखा कि फोर्स जो लगता है वो इंसिडेंट बीम के ही डायरेक्शन में लगता है। फोर्स जो लगता है वो इंसिडेंट बीम के ही डायरेक्शन में लगता है। अच्छा, ये तो क्वेश्चन हो गया ना, तो मैं इसका एक और बना लेता हूं और आंसर जो है वो इधर लिख लेते हैं। तो दोनों केस में आपने देखा कि जो फोर्स लगता है ये आपको लगता है इंसिडेंट बीम के ही डायरेक्शन में। और फोर्स का जो वैल्यू होगा वो हम लोग दोनों रिजल्ट्स को यूज कर लेंगे। एब्जॉर्प्शन ईटा% रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन के लिए जो अभी अपना आंसर आया था वो आया था 8/3 ILR/C। तो 8/3 ILR/C रिफ्लेक्शन हो रहा है ईटा%, तो ईटा/100 इंटू 8/3 ILR/C, और प्लस एब्जॉर्प्शन होगा कितना? एब्जॉर्प्शन होगा 1 माइनस ईटा/100, और उसके लिए जो रिजल्ट आया था अपना वो आया था 2 ILR/C, यही आया था ना? हाँ, तो यही आंसर हो गया ईटा% रिफ्लेक्शन के लिए। आई बात समझ में? यस सर। तो रिफ्लेक्शन वाला रिजल्ट हम लोग लगा लिए, उसमें ईटा/100 आ गया, और जो एब्जॉर्प्शन है उसमें 1 माइनस ईटा/100 आ गया। अच्छा, बस
ये हो गया आपका सिलेंडर के लिए। अच्छा, अभी अगर आपसे कहे कि सिलेंडर के जगह पे एक कोन ले लेते हैं, और कोन है तो कोन में एब्जॉर्प्शन वाला तो हमने देख लिया कि भाई एब्जॉर्प्शन वाला तो आसानी से ही हो जाता है। अगर मैं रिफ्लेक्शन वाले की बात करूं, तो देखो ये एक कॉनिकल सरफेस है, ये है कॉनिकल सरफेस, और अच्छा ये कॉनिकल सरफेस है। ये कह लो कि एक सेकंड, सिमेट्रिकल नहीं बना ना, सिमेट्रिकल नहीं बना ये। पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर ये रेडियस ले लेते हैं, डायमीटर। अभी भी नहीं हुआ सही, पहले डायमीटर ही ले लेते हैं, फिर सर्कल ड्रॉ करते हैं, हेलो, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक ही है इतना। उफ, क्या हो रहा है? ओफो, छोड़ देते हैं, वो बनाते ही नहीं है तो होगा नहीं, छोड़ देते हैं ये। इसको क्या करते हैं, सेंटर हो गया, ये लाइन खींच देते हैं, इसको मिला देते हैं। ओके, ये है थीटा। ये है, ये मान लो आप 100% रिफ्लेक्शन, 100% रिफ्लेक्शन। So you have to find the force exerted on this cone due to the incident beam of light. Find force exerted by the beam of light on the cone. ये कर लोगे अब आप, ये कर लेंगे? हाँ सर, ट्राई करती हूँ। ये अभी करके बताइए, बहुत ही आसान है।
इसमें अब कुछ रहा नहीं, जितना हम लोगों ने कर लिया है उसके बाद इसमें कुछ रहा नहीं अब। कलेक्शन ऑफ रिंग्स ले लेंगे हम लोग। यहां से एल डिस्टेंस पे ये मान लो आपने डीएल थिकनेस का रिंग लिया, इसका रेडियस लिख दिया आपने स्मॉलर, इसका रेडियस लिख दिया स्मॉलर, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करो कि ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस यही तो है, तो ये सरफेस इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट जो था उससे एंगल बना रहा है थीटा। ये है सरफेस, ये इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट की ये डायरेक्शन है, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ये मान लो ये सरफेस है डीए, और क्या हो रहा है ये कि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा परपेंडिकुलर टू द एरिया, परपेंडिकुलर टू द एरिया फोर्स ऐसे लगेगा, लेट अस कॉल इट एज डीएफ, इसको डीएफ बोल लो आप, इसको आप बोलो डीएफ। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर हो गया इंसिडेंट बीम के डायरेक्शन में, जिसे हम लोग डिनोट करेंगे डीएफ पैरेलल से, एक होगा इंसिडेंट बीम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिसे हम लोग डिनोट करेंगे डीएफ परपेंडिकुलर से। अब है ये रिंग, अगर यहाँ पे एक एरिया है तो यहाँ पे भी एक एरिया है। अब जैसे इस एरिया की अगर मैं बात करूं, इसकी अगर बात करें तो इसका भी हॉरिजॉन्टल से उतना ही एंगल बन रहा है, इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट वाले से उतना ही एंगल बन रहा है थीटा। इस पे जो फोर्स लगेगा वो भी लगेगा सरफेस के पैरेलल, सरफेस के परपेंडिकुलर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, 100% रिफ्लेक्टिंग सरफेस में जो फोर्स लगता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो इसका भी जो है वो एक कंपोनेंट इधर आएगा इंसिडेंट बीम के डायरेक्शन में, विच इज डिनोटेड बाय डीएफ पैरेलल, एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि है इंसिडेंट बीम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो कि डीएफ परपेंडिकुलर आएगा। ये डीएफ परपेंडिकुलर वाले टर्म्स हो जाएंगे कैंसिल। तो ये पूरे रिंग के लिए अगर आप देखोगे तो उनके जो डीएफ परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। तो भाई बार बार वही चीज आ रहा है अपना, समेशन ऑफ डीएफ परपेंडिकुलर हो जाएगा 0। तो जो हमारा फोर्स होगा वो होगा सिर्फ डीएफ पैरेलल की वजह से, सिर्फ डीएफ पैरेलल की वजह से होगा। और अगर हमें नेट फोर्स लिखना होगा तो नेट फोर्स हम लोग लिख देंगे अब, जैसा करते आ रहे हैं शुरू से, इंटीग्रल ऑफ डीएफ पैरेलल। ये डीएफ पैरेलल की वैल्यू क्या होगी भाई? तो उसके लिए हम लोग एक रिजल्ट है जो बार बार वो यूज कर रहे हैं, वो तो याद रखना ही पड़ेगा।
उसी का तो बार बार यूज कर रहे हैं। क्या था वो रिजल्ट? वो रिजल्ट था ये वाला, ये रिफ्लेक्शन वाला जो रिजल्ट था, टी एफ परपेंडिकुलर एफ पैरेलल एफ परपेंडिकुलर वाला रिजल्ट यूज रखना है, याद रखना है आपको। ये रिजल्ट था। परपेंडिकुलर वाले का काम तो भगवान की कृपा से नहीं पड़ेगा, हमें कैंसिल हो जा रहा है, तो एक तो बच गया यहाँ पे, ये याद रखना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो गया आपका, ये देखो, ये लिख दो आप सीधा यहाँ पे, तो ये हो गया 2I/c dA sin क्यूब थीटा। ठीक है। डीए जो होगा वो क्या होगा? थीटा तो यहाँ पे जो सेमी वर्टिकल एंगल है वही वाला थीटा है। कोई भी रिंग हो, यहाँ पे ये जो एंगल है उसका बीम के साथ वो सेम ही है। ये पूरे सरफेस के लिए जो बीम से एंगल है वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा है, तो थीटा कांस्टेंट ही है यहाँ पे। तो अगर मैं ये रिजल्ट यूज करूंगा तो एफ नेट जो है ये हो गया आपका 2I/c। ये जो थीटा है वो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो अच्छी बात है, ये भी बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। ये बाहर आ गया, अंदर में रह गया इंटीग्रल डी ए, बस वैल्यू बैठा देंगे। तो ये आपका हो गया 2I/c साइन क्यूब थीटा। इंटीग्रल डीए में क्या आएगा? ये हो गया 2πr और ये हो गया dl, तो 2πr इंटू dl, 2πr इंटू dl। अब हम लोग जरा डिसाइड कर लें यहाँ पे कि भाई वेरिएबल किसको रखना है। तो वेरिएबल किसको रखना है? वेरिएबल अगर एल को रख लें तो कैसा रहेगा? वेरिएबल किसको रखना ठीक रहेगा? वैसे इंटीग्रल डीए है। एक बात बताओ, ये तो इंटीग्रल डीए है, और इंटीग्रल डीए तो सिर्फ डीए ही बचा है अंदर, और तो कुछ है नहीं। तो अगर मैं सिर्फ डीए का अगर इंटीग्रेशन करूं तो वो तो पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा, तो हमें ये इंटीग्रेशन करने की भी जरूरत नहीं है। आप इंटीग्रल डीए, अभी देखो ये डीए हो गया ये रिंग का एरिया, और अगर सारे रिंग के एरिया को जोड़ेंगे तो ये तो कोन का ही कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। तो ये जो है इंटीग्रल डीए, ये आपका कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया ही है बेसिकली। तो दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ये लो भाई, इंटीग्रेशन भी नहीं करना पड़ा, नसीब हो तो ऐसा। ये πrl हो गया, ये πrl। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम लोग एल को लिख दें आर के टर्म्स में ही, दो दो वेरिएबल है, एल है और आर भी है, तो अगर हम एल को आर के टर्म्स में ही लिख लें तो क्या हो जाए? तो ये एल है, ये एल है, ये थीटा है, ये आर है। क्या हैवी डोज हो गया क्या एकदम आज? बताइए। एल इज इक्वल टू हो जाएगा r/sin थीटा। हैवी डोज हो गया आज। सर पहले थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, अब थोड़ा ठीक लगता है। हाँ, वैसे ही आप अगर इसको रिवाइज करेंगे, फिर से प्रैक्टिस करेंगे, एक दो बार खुद से देखेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर एल के जगह पे लिखेंगे r/sin थीटा, ये कट जाएगा साइन थीटा से, तो यहाँ पे जो एफ नेट आ जाएगा
ये आ जाएगा 2i/c पाई आर स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट आ गया आपका, ये रिजल्ट आ गया 100% रिफ्लेक्शन के लिए। हंड्रेड परसेंट रिफ्लेक्शन के लिए ये आ गया। अच्छा भाई, हम लोग सब कुछ करते आए हैं 100% के लिए, 0% के लिए, 𝛉% के लिए, तो ये भी कर ही लेते हैं। अगर मैं बात करूं अगर मैं 0% का हम लोग तो देख ही चुके हैं, बस यहाँ पे लिख लेते हैं अभी। अगर मैं बात करूं 0% रिफ्लेक्शन की, दैट मीन्स टोटल एब्जॉर्प्शन, तो इस केस में आप जानते हो कि आंसर जो है सिंपली हो जाएगा I/c इंटू प्रोजेक्टेड एरिया, और ये प्रोजेक्टेड एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया। अगर मैं बात करूं 𝛉% रिफ्लेक्शन की, ओ सॉरी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी रिजल्ट को यूज कर लेंगे दोनों को। तो अगर हम लोग 𝛉% रिफ्लेक्शन की बात करें, ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग जो है वो यूज कर लेंगे यही रिजल्ट्स का। जस्ट अ सेकंड। 𝛉% रिफ्लेक्शन में यही दोनों रिजल्ट्स का यूज करेंगे, तो ये जो फोर्स होगा, अच्छा 0% वाले में डायरेक्शन दिखाया था कि नहीं, फोर्स का नहीं दिखाया था, डायरेक्शन इधर ही होगा, इंसिडेंट बीम के डायरेक्शन में, ठीक है। 𝛉% वाले में जो फोर्स का डायरेक्शन होगा इधर ही होगा, बिकॉज रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों में सेम ही आ रहा है। एफ की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, एफ विल बी इक्वल टू 𝛉/100 इंटू रिफ्लेक्शन का कितना आ रहा था आंसर, रिफ्लेक्शन वाला रिजल्ट इतना आया था 2i/c पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इसी में बस i 𝛉/100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये था रिफ्लेक्शन वाला रिजल्ट, इसमें आप 𝛉/100 से मल्टीप्लाई कर लो। दिस इज 2i/c पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एब्जॉर्प्शन वाला जो है 1 माइनस 𝛉/100। एब्जॉर्प्शन वाला तो आपने देखा ही कि वो हो जाता है I/c इंटू प्रोजेक्टेड एरिया पाई आर स्क्वायर। बस हो गया आंसर। कैसा लगा बताइए। मजा आ गया होगा, हाँ सर। अच्छा। है ना। तो ये हो गया आपका। तो देखो हम लोगों ने सारे केसेस देख लिए, 0% रिफ्लेक्शन हो, 100% रिफ्लेक्शन हो, या 𝛉% रिफ्लेक्शन हो, एंड ये सारे सरफेसेस देखे हम लोगों ने। नॉर्मल जो है वो प्लेन सरफेस देखा, स्फेरिकल देखा, सिलिंड्रिकल देखा, कॉनिकल देखा, ठीक है। इसी तरीके से और कोई दूसरा भी सरफेस दे देगा तो आप उसके लिए भी ये काम कर सकते हो। और तो ये वाला टाइप हुआ। अभी इसी से मिलता जुलता थोड़ा और कुछ क्वेश्चंस हैं, वो अभी हम लोग करेंगे।
ये बताइए अभी इसको आप क्या है ना थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा, बार बार खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, समझिएगा। जब तक खुद से नहीं करेंगे तब तक वो नहीं आएगा कॉन्फिडेंस। और एक वो रिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला था वो याद रखिएगा, आगे फिर हो जाएगा अपना, है ना। हाँ सर। तो ये इतना कर लेंगे तो आपका जो है वो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत आराम से कर पाएंगे इसको। सबसे बड़ी बात है कि कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे, आपको पता रहेगा कि हाँ ये हमारा किया हुआ है।